छमाही परीक्षा के दिन आए। बड़े साहब स्वयं जांच के लिए आने को थे। साहब परीक्षा के शौकीन थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने निजी ढंग से मैंने उनसे मांग की थी कि पूरी शाला की परीक्षा हो जाने के बाद ही आप मेरी कक्षा की परीक्षा लें। उस समय सारे अध्यापक और हेडमास्टर साहब मौजूद रहे। मैंने यह भी मांग की थी कि मेरी कक्षा की परीक्षा के समय प्रत्येक कक्षा के 5-5 छात्र वहां बैठें। परीक्षा के दिन मेरा मन शांत था, दिल धड़क नहीं रहा था। मेरे मन में पास फेल का सवाल नहीं था। मेरे अनुभव के हिसाब से तो चिंता करने की कोई वजह नहीं थी। विद्यार्थियों से मैंने कह रखा था कि हम रोज़ रोज़ जो करते हैं वही आज करना है। परीक्षा में तो सब पास हैं ही, आज तो अपना काम दिखाने के लिए इनको यहाँ बुलाया है। अपनी नाटकीय विधि के अनुसार मैंने पर्दे के पीछे सब सजा रखा था। आगे के भाग में सबको बिठाया, तब ही मैंने पर्दा खोला। वहाँ मंच पर दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के समूह बनाए हुए थे। प्रत्येक समूह को मेरी कक्षा का विद्यार्थी कहानी सुनाता था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पसंद की कहानी कह रहा था। कहानी भूल जाए तो देखने के लिए पुस्तक पास में रखी हुई थी। वह अपने ढंग से अपनी पसंदीदा कहानी सुना रहा था और सुनने वालों के साथ वह भी कहानी कहने के मज़े ले रहा था। उसे कहानी कहना आता था। छटा से, भाव से, अर्थ समझाते हुए वह कहानी सुना रहा था। सुनने वाले बराबर सुन रहे थे। मैंने कहा, यह मेरी एक परीक्षा है। एक अध्यापक ने दूसरे के कान में कहा, किस बात की? मैंने सुना और कहा, भाषा पर नियंत्रण की, कहानी कहने की कला की, स्मृति विकास की, अभिनय की। सारे अध्यापक दूसरी परीक्षा के इंतज़ार में बैठे थे। पर्दा फिर खुला और सारे लड़के गोल घेरे में बैठे थे। सामने श्यामपट्ट पर लिखा था, अंताक्षरी का खेल। एक ने कविता गाई, उसके अंतिम अक्षर पर दूसरे ने गाई। इस तरह वर्तुल पूरा हुआ। फिर से अंताक्षरी का दौर चला। बड़े साहब बोले, बच्चों को आमने सामने क्यों नहीं बिठाया? इसमें तो समूहों की ज़रूरत पड़ती है ना? मैंने कहा, जी नहीं, मैंने वह पद्धति हटा दी। उसमें हार जीत का भाव रहता है। उससे स्पर्धा और ईर्ष्या पैदा होती है। जबकि इस पद्धति में एक को न आए तो उसके बाद वाला कविता बोलता है और प्रवृत्ति आगे चलती है। एक बार कभी याद न आने पर दूसरी बार याद आ जाता है। बड़े साहब ने दाढ़ी खुजाई और आंखें टमकाईं। लड़कों को बिठाया तो था थोड़ी देर खेलने, पर उनको ऐसा मज़ा आया कि घंटी बजाने पर भी उठना पसंद नहीं था। मैंने थोड़ा अधिक समय देने के बाद पर्दा गिरा दिया। मैं पर्दे के बाहर आकर बोला, आपने देखा होगा कि पाठ्य पुस्तक के अंदर से इन बालकों को कितनी सारी काव्य पंक्तियाँ
बराबर याद हैं। कविता की कक्षा में मैं यह प्रवृत्ति रोजाना करता रहा हूँ। बड़े साहब बोले, शाबाश। फिर से पर्दा खोला। गोल घेरे में बैठे सब पहेलियां सुना रहे थे। बहुत उत्साह था उनमें। बड़े साहब, ओहो, ये तो पहेलियां और मुहावरे हैं। मैंने बचपन में सुने थे, पर ये अभ्यास क्रम में कहाँ हैं? मैंने कहा, जी, अभ्यास क्रम में भाषा शिक्षण है। अभ्यास क्रम के मूल में बालकों की जिज्ञासा की, उनके विकास की तथा ज्ञान वृद्धि की मंशा तो निहित रहती ही है। फिर ये लड़के तो इस खेल के पीछे पागल हैं। कितनी सारी पहेलियां इनको याद हैं और हर पहेली में कितने महत्वपूर्ण भाव विचार मौजूद हैं। आज ये अभ्यास क्रम में नहीं है, फिर भी मैंने इनको शामिल किया है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष आप इसे अभ्यास क्रम में स्थान ज़रूर देंगे। इसके बाद हमने शब्दों का खेल शुरू किया। एक शब्द बोले, उसके अंतिम अक्षर से दूसरा शब्द बोला जाए। वैसे तो यह खेल आसान था, पर जब यह मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी ने गाँव के, किसी ने नदियों, किसी ने मुसलमानों, किसी ने हिंदुओं, किसी ने जातियों, किसी ने ब्राह्मण, तो किसी ने बनिए के नाम बोलना अपने अपने लिए तय कर रखा था, तब तो खेल सभी को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने शिक्षक बंधुओं से कहा, इस खेल के लिए बहुत सारे शब्द इकट्ठा करने के लिए मैं लड़कों से कहता हूँ, तुम नक्शों और शब्दकोश की किताबों पर नज़र डालते रहोगे तो बहुत तुम्हारी ज़बान पर रहेंगे। कई बार लड़के खेल खेलने के बजाय तरह तरह के शब्द, अलग अलग वर्ग के शब्द इकट्ठा करने में समय लगाते हैं। वे एक दूसरे को शब्दों का स्मरण भी करा देते हैं। बड़े साहब बोले, इस खेल के पीछे तो बहुत महत्वपूर्ण तत्व नजर आता है। इस तरह के सभी खेल बौद्धिक शक्ति और सामान्य ज्ञान के विकास के लिए प्रत्येक कक्षा में अवश्य शामिल किए जाने चाहिए। साहब ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम भी खूब नई नई प्रवृत्तियां ढूंढ निकालते हो। एक अध्यापक ने बड़े साहब सुन न लें इस ढंग से दूसरे अध्यापक से कहा, ये लक्ष्मीराम भाई ऐसे ऐसे धंधे करने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। इनको पढ़ाना थोड़े ही है, इनको तो मौज मज़े करने हैं। अपना तो पढ़ाते पढ़ाते सिर पक जाता है, पर इनके यहाँ मजाक के सिवा और क्या है? दूसरा बोला, अब पुरानी शिक्षण पद्धति की जगह नई शिक्षण पद्धति का ज़माना आ गया है। अब वे दिन लद गए जब पाठ फटाफट बोले जाते थे। अब तो पढ़ने की बजाय ये खेल कूद रह गए हैं और पता नहीं आगे चलने पर और क्या क्या होगा। अब पढ़ने में किसी का मन है भी नहीं। खेल खिलाना सबको अच्छा लगता है। मेरा लक्ष्य अपने विद्यार्थियों के काम को दर्शाना था, इसलिए मैं ऊपर वाली बातें सुन नहीं पाया, पर बाद में किसी ने मुझे बताया था। मैंने सीटी बजाई कि सारे लड़के हाथ में झाड़ू लेकर
पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। झाड़ू के साथ मैंने उनको व्यायाम करना सिखाया था। बाद में मैंने उनको चारों ओर बुहार झाड़ने का हुक्म दिया। वे पूरी शाला के चारों ओर घूम आए। जहाँ भी उनको कचरा इकट्ठा मिला वहाँ उन्होंने झाड़ू फेर दी और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे छबड़ी में भरकर हमारे सामने रख दिया। बड़े साहब और अध्यापक यह प्रवृत्ति देख रहे थे। यह हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा थी। बड़े साहब ने पूछा, झाड़ू के साथ तुमने ड्रिल क्यों कराई? यह समझ में नहीं आता। मैंने कहा, अभी तो देश की गंदगी ही सबसे बड़ी विपदा है। जहाँ तक इसका साम्राज्य है वहाँ तक मैं अपनी दुर्दशा देख रहा हूँ। इसके खिलाफ ही मैंने पहली लड़ाई छेड़ी है। गंदगी दूर करने के लिए विधिवत संघर्ष किया जाना चाहिए। झाड़ू ड्रिल तो मात्र प्रतीकात्मक है। इन लड़कों का पहला पाठ तो यह झाड़ू ड्रिल ही है। जब तक कमरा पूरा साफ नहीं हो जाता तब तक हम कुछ काम नहीं करते। अब तो इन लड़कों को भी गंदगी अच्छी नहीं लगती। हम बातें कर रहे थे, इतने में तो लड़के हाथ पैर मुंह धो आए और तब मैंने सीटी बजाई। बड़े साहब, यह तुम्हारा प्रयोग तो विचित्र है। चौथी कक्षा को पढ़ाने का प्रयोग करते करते ऐसा और क्या क्या किया है? मैं बोला, मेरे शिक्षण के प्रयोग में इन बातों का समावेश है। चौथी कक्षा की पढ़ाई कराने से पहले मुझे इनको पहली कक्षा की पढ़ाई करानी चाहिए ना। लड़के दौड़कर बाहर गए थे और शाला के इधर उधर के पेड़ों पर जा चढ़े। मैंने दूसरी सीटी बजाई और वे नीचे कूद गए। तीसरी सीटी पर वे फिर से ऊपर चढ़े और चौथी सीटी पर नीचे कूद आए। हेडमास्टर जी ने कहा, भाई यह अजीब शिक्षण है, यह तो बिना सिखाए ही आ जाता है। इसमें साहब कैसा शिक्षण है? मैंने हेडमास्टर जी से कहा, अब सिखाए बिना यह कौशल नहीं आता। हम बच्चों को यह पढ़ाई सीखने भी कहाँ देते हैं और सिखाते भी कहाँ हैं? हेडमास्टर जी, नहीं नहीं, यह सच नहीं है। मैंने कहा, तब ये हमारी शाला के लड़के खड़े हैं, जरा इनसे कहें कितने इस तरह चढ़ सकते हैं। बड़े साहब ने तत्काल उन लड़कों को चढ़ने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के ही मुश्किल से चढ़ सके। मैंने कहा, साहब, इस तरह का मैंने इनको कितना ही प्रशिक्षण दिया है। ये तमाम बातें मेरे शिक्षण और प्रयोग के विषय हैं। तब जरा हंसकर मैंने कहा, साहब, परीक्षा पत्रक में इन सब के नाम हैं, इनके नंबर दिए जाने चाहिए। बड़े साहब ने विनोद में उत्तर दिया, अरे तुम भी मुझसे नंबर मांगोगे क्या?